स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों फिर हम बात करने वाले हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के ऊपर। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आप किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में कहीं भी, चाहे बिहार में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में आप बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके विशेष तौर पर यह वीडियो बनाया गया है बिहार बीएड इंट्रांस के ऊपर। तो बिहार बीएड इंट्रांस का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं या अलग टेट एस्टेट वगैरह की भी तैयारी कोई भी स्टूडेंट कर रहे हैं और वो वीडियो पर आ चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस सब्जेक्ट को टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल को हम कई नाम से भी कह सकते हैं, कई नाम लेके पुकार सकते हैं, कई नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए टीचिंग मेथड भी इसको कह सकते हैं, इसमें पेडागोजी जोड़ देने से पेडागोजी ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसको बोल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न लास्ट तक आप देखिएगा और ऐसे ही प्रश्न को करने से आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। तो जिनकी भी इच्छा है कि बिहार या किसी भी अदर स्टेट के सरकारी बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन हो, तो इस वीडियो में वो लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो जो भी मैं इस टाइप का वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं चलूंगा प्रश्न की ओर और पहले प्रश्न से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये आपके सामने पहला प्रश्न रहा। देखिए ये जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल होता है, इसको हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय भी बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, इसका दायित्व जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। तो आप सही उत्तर का चयन करके आप हमें लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि इतना क्वेश्चन मैं भी जानता था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है, तो ये आपको होगा समाज। क्योंकि समाज जो होता है वही लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। आपका समाज जैसा होगा वैसा ही आप बन पाइएगा। तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व जो है यह आपको समाज पे डिपेंड करता है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, समाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्यालय। देखिए विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षार्थी यानी कि आपका स्टूडेंट जो होता है उसका मदद विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से कैसे करता है। तो देखिए इसका आंसर आपके सामने चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो चार ऑप्शन, संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में, उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। देखिए उनके अंदर आप संस्कृति भरते हैं, संस्कृति उनके अंदर डालते हैं, उनको संस्कृति संपन्न बनाते हैं। कौन? विद्यालय। तो अपने स्टूडेंट को विद्यालय संस्कृति संपन्न बनाता है। तो विद्यालय जो है अपने शिक्षार्थियों की सहायता करता है संस्कृति संपन्न होने में। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। देखिए सभी शिक्षार्थियों को आप गृह कार्य में रुचि कैसे उत्पन्न कर पाएंगे। तो रुचि तभी उत्पन्न कर पाएंगे, देखिए एक समान स्तर से अगर गृह कार्य देते हैं तो सभी इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट का स्तर अलग अलग होता है। आपको क्या करना होगा, केवल पुस्तक के बाहर से ये दो नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार। देखिए शिक्षार्थियों की जो एबिलिटी है, होमवर्क वो जितना कर सकते हैं, जो उनको आता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप होमवर्क दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो आप रहते नहीं हैं, वहाँ आप एक शिक्षक हैं और उनके घर पर तो नहीं रहते हैं, गृह कार्य घर पर करना होता है। तो उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क देना होगा, तभी वो रुचि ले पाएंगे होमवर्क करने में। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नवोदय आप सभी को पता होगा कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो किस उद्देश्य से की गई थी। तो वो की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसे भी विद्यालय तो हैं ही,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए बिल्कुल आपका आंसर यही होगा। देखिए इसमें जो मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा को और अधिक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण। देखिए प्रभावी शिक्षक जो होता है, अट्रैक्टिव टीचर कह सकते हैं, उनका जो गुणवत्ता होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो देखिए पढ़ाए जाने वाले विषय का गहन अध्ययन, ये तो है, लेकिन देखिए आगे पढ़ते हैं, सख्त अनुशासक तो होना ही नहीं चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय भी सही है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपका है, एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। आपको मोटिवेटर होना होगा। आप अपने स्टूडेंट को अच्छा प्रेरणा दीजिए ताकि वो मोटिवेट होके अच्छे अच्छे गुण को प्राप्त कर सकें। तो अट्रैक्टिव टीचर का गुणवत्ता यही होना चाहिए कि उन्हें एक अच्छा प्रेरक होना चाहिए। आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा। देखिए बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन। बेसिक शिक्षा की धारणा का जो प्रतिपादन हुआ था दोस्तों, वो देखिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो उस समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा, जो कि बेसिक यानी कि बुनियादी क्या हुआ, बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा का जो आधार रखे थे वो आपको महात्मा गांधी। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। देखिए व्यक्तिगत ध्यान यानी कि एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, शिक्षार्थी समूह में हमेशा अच्छा सीखता है। समूह में सीखता है, लेकिन आपको व्यक्तिगत ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी में कह रहा है, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं। इससे अध्यापकों द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने का अच्छा मौका प्रदान होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप व्यक्तिगत जब ध्यान दीजिएगा तो व्यक्तिगत कमियों को आप ढूंढ पाइएगा कि किसमें क्या कमी है, और उसको आप दूर कीजिएगा और आपका स्टूडेंट अनुशासित होगा। तो अनुशासन बनाए रखने का मौका देता है शिक्षक को। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर सही हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा देखिए बाएं हाथ से लिखता है, लेफ्टी जो होता है लेफ्टी, तो यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है, तो उसे आप क्या कहेंगे? हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसकी प्राथमिकता को अनुमति देना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता को जो वो लिखता है उसी में उसको लिखने देना है। ऐसा नहीं उसको रोक देना है या उसको चिकित्सा सहायता नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक चीज़ है और बचपन से ही वह उसका आदत बन जाता है लिखने का। तो चिकित्सीय सलाह, उसमें कोई रोग व्याधि थोड़े है कि आप चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजेंगे। तो आपका आंसर, सटीक आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अधिगम के विषय में देखिए अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अधिगम एक जो क्या है, व्यापक और सतत, ये आप सभी को पता है कि, और जीवन पर्यंत। अधिगम यानी कि अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीखना कभी समाप्त नहीं होता है। अब जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक लोग सीखते ही रहते हैं। तो आपका इसमें आंसर, अगर सटीक आंसर की बात कीजिएगा तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे, ए बी। देखिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। तो आपका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, और इसे आप टोटल ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य देने का लाभ। देखिए गृह कार्य जो आप देते हैं, होमवर्क, उसका क्या लाभ है शिक्षार्थियों के लिए? तो शिक्षार्थी घर पर व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल घर पर व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, ये भी सही है। उनकी तरक्की का आकलन किया जा सके, आकलन भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है स्व अध्ययन की आदत विकसित करने के लिए। क्योंकि घर पर वो नहीं पढ़ेंगे, आप गृह कार्य नहीं दीजिएगा तो वो खेलेंगे या इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप उनको होमवर्क देते हैं तो वो घर पर बैठ के पढ़ते हैं, चाहे जैसे पढ़ें, डर से पढ़ें, जो भी पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, सेल्फ स्टडी की आदत विकसित होती है। तो यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र भ्रमण जैसे कि स्कूल से बच्चों को ले जाया जाता है विभिन्न दर्शनीय स्थल या जो भी हिस्टोरिकल पैलेस हैं वहाँ घूमने के लिए ले जाया जाता है। तो क्यों ले जाया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो देखिए सही आंसर होगा, एक भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु, बिल्कुल ये भी होगा, और क्रिया का अर्थ जानने हेतु, यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं, डल होते हैं, क्यों, किस क्रिया में, जब आप किस विधि से पढ़ाइएगा तो शिक्षार्थी आपके सुस्त हो जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि में देखिए सभी अपना अपना भाग देते हैं, प्रोजेक्ट विधि में सभी का अपना अपना योगदान होता है स्टूडेंट का, इसमें सुस्त नहीं होते हैं। खोज विधि में भी सभी अपना अपना रिसर्च खोज करने में लगे रहते हैं, तो इनमें भी सुस्त नहीं होते हैं। प्रश्नात्मक विधि में भी अभी सभी अपना अपना उत्तर देने के लिए जागरूक रहते हैं, तो इसमें भी सुस्त नहीं होते हैं। लेकिन बात हम करें व्याख्यान विधि की, तो इसमें क्या होता है, आप शिक्षक के नाते व्याख्या अपना लेक्चर देते रहते हैं और स्टूडेंट सुस्त होकर यानी चुपचाप सुनते रहते हैं। तो यही वो विधि है जिसमें स्टूडेंट आपके शिक्षार्थी सुस्त रहते हैं, तो व्याख्यान विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या है, प्रदर्शन प्रभाव का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, विज्ञापनों का प्रभाव, उपयोग का नकल, मनोरंजन का प्रभाव, प्रयोग का प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयोग का नकल, क्योंकि जब भी आप प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, दिखाते हैं अपना प्रयोग या जो भी आप, तो उससे कोई नकल करके दूसरा भी उसका सीखता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है ये क्या है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि बच्चे में अवगुण होता है, और इसके कारण क्या होता है कि उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य बोध के बावजूद तीव्र गति एवं उचित संप्रेषण से पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। और डिस्ग्राफिया एक होता है, उसके अंतर्गत लिखने की कठिनाई होती है, बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं। पढ़ने की, जैसे कि पढ़ने की कठिनाई के बारे में कहें तो जैसे कि डॉ लिखा रहता है तो ये उनको पता नहीं चलता है कि क्या है, तो इसको वो टॉ पढ़ देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भी लिखा हुआ है तो उनको लगता है कि यू लिखा हुआ है, तो इस टाइप से उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, जो डिसलेक्सिया कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो क्या करें। खराब कपड़े, तो शिक्षार्थी को कक्षा में उपस्थित न रहने को कहेंगे, बिल्कुल गलत, उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। देखिए ये भी नहीं, खराब कपड़ा पहना हुआ है इसका मतलब है कि उसका अपना एक आर्थिक इकोनॉमिकली कंडीशन हो सकता है, तो उस बात पर उतना आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने पढ़ाने से मतलब रखना है, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। मतलब खराब कपड़े की ओर, ऐसा नहीं कि छात्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, खराब कपड़े की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, उनकी ओर आपका रवैया क्या होगा। तो देखिए, अगर अध्ययन में पिछड़े हुए हैं तो ये तो नहीं होगा, उदारतापूर्ण भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम पूर्वक। देखिए अगर ये प्रेम पूर्वक ऑप्शन नहीं रहता तो आपका यही ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ आपको प्रेम पूर्वक भी दिया हुआ है, तो इसलिए अपने स्टूडेंट के प्रति आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेल थेरेपी, देखिए खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है, तो खेल थेरेपी जो बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है वो क्यों अपनाई जाती है। शैक्षिक प्रक्रिया मनोरंजन बनाने के लिए, बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने के लिए, शिक्षा को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु, और नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा में खेल गतिविधि के महत्व को उजागर करने के लिए। देखिए आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कह रहा है शैक्षिक प्रक्रिया को मनोरंजन बनाने हेतु, शैक्षिक प्रक्रिया जो है उसको आप मनोरंजन बनाएंगे, मनोरंजक बनाएंगे, तो यही खेल थेरेपी, इसलिए खेल थेरेपी जो है सो अध्ययन में अपनाया जाता है, शैक्षिक प्रक्रिया को मनोरंजन बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। कठोर परिश्रम का सुझाव, निदानात्मक अध्यापन। देखिए निदानात्मक अध्यापन, अगर उन्हें कठिनाई है तो उसका आप निदान करेंगे, ठीक है। अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्या अगर है तो उसका निदानात्मक अध्यापन आपको कराना होगा, जो कैसे उनकी समस्या का निदान हो सके। तो यही आपका आंसर होगा। प्राइवेट ट्यूशन, पुस्तकालय, ये सभी नहीं होगा, यही डी नंबर आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, देखिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को
ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो आपका जो आंसर होगा, देखिए, एक अच्छे नागरिक, बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और सब ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, वो सब नहीं होगा। आंसर आपका होगा एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने में। अच्छा नागरिक अगर आप बनाइएगा तभी तो लोकतांत्रिक देश में अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे लोगों का चयन कर पाएंगे। तो यह अच्छे नागरिक का गुण विकसित करना चाहिए अपने छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्पष्ट रूप से, देखिए, यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि एक शिक्षार्थी नियम समझता है कि यदि इसके और उदाहरण दे पाएं। देखिए, स्पष्ट रूप से अगर शिक्षार्थी आपका समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, तो आप जिस उदाहरण से बताएं उससे अलग हटके भी अगर वह उदाहरण दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके द्वारा बताए गए बात को समझ रहा है। तो यही आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और विभिन्न ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करें। ऐसा नहीं है इसे पुनः पहचान पाए यदि वह फिर से सामना, जब पूछा जाए इस नियम को पुनः, ऐसा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए ही आंसर होगा, इसके और उदाहरण दे पाए। और उदाहरण दे रहा है इसका मतलब वो समझ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक, अब शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है, शिक्षक जो है हमेशा लेट आता है, देर से आता है, तो आप ऐसा स्थिति में क्या करेंगे? तो आपका स्टूडेंट तो है नहीं कि आप उसे शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी बदनामी तो नहीं करनी है, उसे समय पर आने का परामर्श, क्योंकि परामर्श क्यों देंगे? आप भी टीचर हैं और वो भी टीचर है, तो टीचर को परामर्श ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुद समझदार हैं, क्योंकि वो खुद शिक्षक हैं, स्टूडेंट है नहीं कि उसे आप समझाएंगे बुझाएंगे, तो वो खुद समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रधानाध्यापक को सूचित करना होगा, प्रधानाध्यापक से शिकायत कर दीजिए कि फलाने शिक्षक जो है सो लेट आ रहे हैं। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ क्या है? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी कहा जाता है कि अपने आप में अनोखा है, अलग है, तो उसका यही अर्थ है कि उनमें अलग अलग गुण होता है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपने गुण, योग्यता, गुणों जो भी है उनमें एक जैसे नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग गुण होता है। किसी में सीखने की गति तीव्र होती है, किसी में मध्यम होती है, किसी में उससे भी कम होता है। तो ये होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और विभिन्न ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः सेवा शिक्षा प्रशिक्षण की ओर प्रभावी बनाया जा सकता है, और प्रभावी बनाया जा सकता है अंतः शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसमें पहले से उचित रूप में तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके, इसे रिहायशी कार्यक्रम बनाकर, सहयोगी रूप अपनाकर, ठीक है, प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो ऑप्शन ए आपका होगा, पहले से उचित रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई की बीएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा देखिए 2014 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया? तो ये जो बल दिया गया था दोस्तों, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आईटी सूचना, बिल्कुल नहीं। आईटीसी, ईटीसी, देखिए शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, एजुकेशन टेक्निक पर जोर दिया गया था 2014 में, ठीक है, जो कि बीएड पाठ्यक्रम का रूपरेखा यानी कि सिलेबस तैयार किया जा रहा था, तो उसमें ईटी यानी कि शैक्षिक तकनीकी। आप इस सब बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है, फिल्म देखते समय एक मानव कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? देखिए, फिल्म देखते समय एक मानव जो है कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 इंद्रियों का उपयोग करता है, 4 इंद्रियों का उपयोग करता है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।